हेलो फ्रेंड्स, मैं रामेश्वर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं और बेसिक एम इज टू कवर द डिफरेंट कंसेप्ट्स फॉर फूड टेक्नोलॉजी और विद कंसर्न टू द फूड एंड बिजनेस मैनेजमेंट। सो फ्रेंड, उसी के अनुसार वी आर डीलिंग विद द लास्ट सेशन इन टर्म्स ऑफ द मोटिवेशन। हमने लास्ट सेशन में मोटिवेशन के बारे में बताया था फॉर द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, और जो डिफरेंट इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस फॉर एन इंडिविजुअल, इंपॉर्टेंस फॉर एम्प्लॉय, importance for management, organization, whole business, and the all 6 parameters meant by to the nation. So all the 6 parameters we deal in the last session. If you miss this parameter, then link is given in the I button. Okay. So now in today's session we deal with the theories of motivation. देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन के बारे में हम कह सकते हैं इट इज एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट्स टू अचीव द टारगेट, दैट इज द मोटिवेशन। और आज हम जानने वाले हैं टिपिकली फॉर द थ्योरीज। देयर आर 10 नंबर ऑफ थ्योरीज, यहाँ पे 10 थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे और उसी के अनुसार दैट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सेशन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो बी विथ मी टिल द लास्ट और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करेंगे हमारी पहली थ्योरी, दैट इज द मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। It is one of the most important theory because it has lot of implications in current scenario also. क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा फॉलो जो थ्योरी हम करते हैं that is the Maslow's need of hierarchy. That's why it is most important. It is prescribed by scientist Abraham Maslow in the year 1943. ठीक है, in which he is typically deal with different types of need of an individual. कि हम जानते हैं कि needs are definitely unlimited in nature. ठीक है, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड वन। सो हाउ टू कोप विथ नीड ऑन वन साइड एंड रिसोर्सेज ऑन अनदर साइड, इट इज बाय मींस ऑफ योर टैक्टिक्स, और वही है मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की। और इसमें एक सिंपल फंडा है, द थिंग इज दैट व्हेन वन नीड इज सेटिस्फाइड देन another need arises. Like simple way, there are 5 different needs prescribed by scientist Abraham Maslow. Okay, first is the physiological need. It is nothing but the basic need of an individual, that is the physiological need. So it typically includes the basic necessity of life, that is food, water, shelter. Okay, second one is the safety need. So apart from physiological need, when an individual live, he requires certain things so that he feels safe in the society. तो उसी के अनुसार सेफ्टी नीड्स में आता है टिपिकली एजुकेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ, all the things should be there so that people could be safe while they are living. Okay, third one is the social needs. अब देखिए, अगर सोसाइटी में अगर कोई बंदा रहता है तो when he is in the society definitely he feels safe by means of friends, family, belongingness and also love. So social needs, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, first of all he is there to feel the physiological need. He satisfy physiological need, yes, then he go for the safety, then he move further to subsequently till the self actualization. Fourth is the esteem need. देखिए, esteem need का मतलब ये होता है कि he already satisfies first three. At the esteem need, he is somewhat related to the ego. He needs status, respect, recognition in the society. उसको लगता है कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझे रिस्पेक्ट दे, स्टेटस दे, दैट इज नथिंग बट द ईगो। हियर ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स, दैट इज द इस्टीम। इस्टीम का मतलब ही होता है दैट इज द इस्टीम। ही इज टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स, सो ही रिक्वायर्स सर्टेन स्टेटस इन द सोसाइटी बिकॉज ही नो ही हैज द परचेसिंग पावर एंड ही हैज द अर्निंग, दैट इज द मनी। ओके, व्हेन ऑल द 4 नीड्स आर कंप्लीटेड, एट दैट टाइम इंडिविजुअल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 5th वन, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहां पे उस इंडिविजुअल ने ये चारों नीड्स ऑलरेडी फुलफिल कर दी है। नाउ ही वांट टू लिव हिज लाइफ फॉर द सेल्फ, दैट्स व्हाई द वर्ड इज देयर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो खुद को विजुअलाइज कर रहा है। ही वांट टू लिव फर्दर लाइफ टू फुलफिल हिज ड्रीम्स, दैट इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, क्रिएटिविटी। अभी एक एग्जांपल ले लो, इफ सपोज ही हैज अ हॉबी ऑफ ट्रैवलिंग, सो पूरी लाइफ वो खाली ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वो ट्रैवल करेगा टू सेल्फ फुलफिल। ठीक है, सो दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
और ये सबसे बढ़िया एक बुक में लिखा गया है, दैट इज द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, इन विच दैट फिफ्थ नीड इज टिपिकली वेरी वेल एलेबोरेटेड। ओके, सो ये 5 प्रकार के नीड हो गए, दैट इज द मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। इसमें एक बात ध्यान में रखिए, अकॉर्डिंग टू मैस्लो ही सेज दैट मोटिवेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, इसका मतलब एक सेटिस्फाई हो गया उसके बाद कैंडिडेट तुरंत दूसरे की तरफ मूव करता है, दैट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि पहले उसकी खाली एक ही नीड थी, नाउ ही हैज satisfied, so the another need arises. ठीक है, at the same time certain advantages of the theory and certain disadvantages. Advantages like it is simple in nature because everyone could understand it. कोई भी अगर इसको देख ले 1 2 3 4 5 and again they are in a sequential manner, so it is easy to, it helps the organization to know how to motivate the individual, how to motivate the employees. ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसी वजह से बहुत से एमएनसी कंपनीज और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी, जैसे यहाँ पे कहा है सिक्योरिटी, दे प्रोवाइड हेल्थ केयर बेनिफिट्स और हेल्थ केयर पॉलिसीज टू देयर एम्प्लॉयज, दैट इज नथिंग बट द वे ऑफ मोटिवेट द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेचर, अगेन नेचर कुड बी अ सिंपल वन, कैंडिडेट को पता चल जाता है इफ ही इज अ थर्ड वन देन नाउ ही मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन आफ्टर फुलफिलिंग इट। बिहेवियर, डेफिनेटली वी कुड नो दैट we could able to understand the behavior of an individual and applicable, the most important thing कि आज भी that is the most eco-friendly और that is the most applicable motivation theory, सबसे बड़ी सबसे ज्यादा applicable यही theory है, that is applicable in current era also, क्योंकि इंडिविजुअल एक के बाद एक नीड बढ़ती जाती है, उस तरफ वो मूव करता है। But certain disadvantage, and major disadvantage is what? Unable to measure द नीड सेटिस्फाइड। हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना प्रतिशत उस बंदे ने वो नीड सेटिस्फाई की है। लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम ये बता नहीं सकते कि उसने 40% सेटिस्फाई किया है, 50% सेटिस्फाई किया है, सो इट इज अनेबल टू मेजर। थिंक, ऑल पीपल कुड नॉट थिंक इन अ सिमिलर मैनर, क्योंकि बहुत लोगों का अगर सपोज दे आर ऑलरेडी देयर इन द सोशल नीड्स एंड देयर प्लेजर इन द सोशल नीड इटसेल्फ, सो दे डोंट मूव फॉरवर्ड. So from that point, all people could not think in the same way. Cultural differences, yes, definitely there are cultural differences according to need because every country has its own perceptions. So उस अनुसार किस country के किस needs में ज़्यादा satisfy होते हैं individuals, वो depend करता है. And definitely we could not able to sustain the relationship between the cause and effect. Cause means on one hand there is a need. And effect means on another hand there is a behavior. So the relationship between need and behavior we could not able to predict according to that theory. So this is the Maslow's need of hierarchy. Okay friends, now we move on towards the second theory, that is the Aldous ERG theory. Here 3 words are important. ERG. E stands for existence, R for the relatedness and G for the growth. Okay, so these 3 words are there, and ये theory typically somewhat linked to the Maslow's need of hierarchy. अभी देखिए यहाँ पे existence, so it is typically linked by means of physiological and safety need. तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है because we already described this. Existence, when an individual is survive, at that time he requires physiological and safety need. ठीक है, like food, water, shelter and safety में typically education, health. So this is there with consider the existence. Then we move to a second, relatedness. It is typically for the social need. क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली, लव, बिलोंगिंगनेस, ऑल द थिंग्स आर देयर फॉर द सोशल नीड्स. एंड थर्ड है दैट इज द ग्रोथ, एंड ग्रोथ इज रिलेटेड बाय मींस ऑफ दीज 2 पैरामीटर्स, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में बात करता है बिकॉज ही ऑलरेडी फुलफिल दीज 3 नीड्स. सो इन बेसिक वी कुड से दीज 2 एक्ट एज अ ग्रोथ नीड एंड दीज आर द बेसिक नीड और दीज आर द जनरल नीड्स. In general needs, again these 2 are as the existence needs and social need act as a related needs. Now we move forward towards the third theory, that is the Herzberg 2-factor theory. According to scientist Herzberg, there are 2 factors. Which are these? Hygienic factor and motivational factor. ठीक है, ये 2 factors है according to scientist Herzberg. And we could say for the same, there are 2 sources for the motivation. One is the intrinsic source and another is the extrinsic source. अभी देखिए इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि अब
individual could be a self-motivated one by himself. That is the intrinsic. It means he does not require external factors to influence. वो खुद से influence हो सकता है. And for the external one, he has to require certain external factors to influence. So that is the external factor. ठीक है. तो अभी देखिए, there are two factors, hygienic factor and motivational factor. So from that point of view, if we are talking about hygienic factor, they are extrinsic in nature because हम सोचते हैं कि these are the factors by which individual is dissatisfied for his job. So dissatisfaction कहाँ से मिलता है? For because of the hygienic factor, and because of motivation factor, individual is get satisfied by the job. Okay. So if we are talking about hygienic factor, definitely कौन से factor है which leads to the dissatisfaction of the job? Most importantly wages. हमें कितने wages मिलते हैं? Salary, remuneration, payment. That is the problem. Company policy. What is the company policy? They are likely to retain the candidate or not? Job security. What could be the probation period? 6 months, 12 months, or we could say it is not extended one. Status. Though you are working for 2 to 3 years, but still you could not get the position which is recognized as a status. Supervision. जब हम काम करते हैं, every time if someone is supervise you, then definitely a feel of insecurity could be there. Working conditions, what could be the hours of working, 10, 12, or we could say as per the requirement. So all these leads to the dissatisfaction of the job. और ये कैसे factors है? यार, these are the extrinsic in nature. कैसे है ये? External factors है which affect an individual. अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए. It does not mean that we have to. There are two factors. We have to reduce this dissatisfaction factors on one hand, but at the another hand, we have to increase the satisfaction factors. So as a job, 50% weightage given is to dissatisfaction of the factor to remove it, and 50% weightage towards the increase the satisfaction factor. So whole could be the one. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि खाली मोटिवेशनल फैक्टर को इन्फ्लुएंस करो. जी नहीं, हमें हाइजीन फैक्टर को भी रिड्यूस करना है. तो 50% weightage going to this and 50% to the this. For the motivational factors, the most important thing is the job itself. Definitely. अगर वो जॉब के प्रति सेटिस्फाइड है, अगर वो जॉब के प्रति खुद को एंजॉय करता है, तो डेफिनेटली ही इज मोटिवेटेड इटसेल्फ. रिकॉग्निशन, time to time recognition from the industry again matters the most. Reward, certain types of rewards for his performance, then attain responsibility. So if he is accountable one by his performance, so definitely अगर उसको कुछ responsibility मिली है, so that could be again act as a motivational factor. Achievement, yes, definitely he is there to achieve certain things because he is motivated one by the job itself, by the nature of job itself. And growth, yes, definitely according to his performance, if he is advanced to the another position, that is nothing but the growth. So all these are the factors with concern to the Herzberg two factor theory. Friends, the theory is typically proposed in the year 1987 by scientist Herzberg, and according to these two factors there could be a certain problems that one has to particularly improve his factors of motivation, क्योंकि अगर उसने वो नहीं किया, so that in the future he could be in the hygienic factors, वो could be hygiene में आ जाएगा. That is, he is not satisfied with the job, he is dissatisfied for the job. Again the problem given is that in industry someone has to take the credit of others. ये हो सकता है. और उसके अलावा ये भी है कि इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा करना है इस बारे में बताया गया है, बट हाउ टू मोटिवेट इस बारे में कुछ बताया नहीं गया. सो again that is the problem, that explanation is given to the job satisfaction but not towards the motivation. Now we move on towards the fourth theory, that is the Bloom's expectancy theory. It is described in the year 1964 by scientist Bloom's. According to him, individual is expected something. Individual कुछ तो expect करता है. कब करता है और किस बारे में करता है? For the if suppose his efforts are successful one. उसने जो एफर्ट्स दिए हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, इन दैट केस डेफिनेटली ही एक्सपेक्ट समथिंग. एंड अनदर थिंग, ही एक्सपेक्ट सर्टेन रिवार्ड्स, मे बी प्रमोशन, मे बी सैलरी. सो ये दो चीजों में इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड. सो दिस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी further delivered by means of the three different factors: the E, that is the expectancy, into I, that is the instrumentality, into V, that is the balance. So here motivation is equal to
एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इंटू बैलेंस। अभी देखिए एक्सपेक्टेंसी क्या है, इट इज नथिंग बट द वन एफर्ट्स वन हैज टू गिवन, ठीक है, ये एफर्ट्स है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, हिज इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या आता है, द परफॉर्मेंस ही इज गिवन, he think that he is rewarded according to his performance, that is in the instrumentality. And valence, it is nothing but the value or strength one has to further given, खुद का जो उसने परिश्रम किया है, that is the his strength, so that he think that his belief is that he has given the rewards. Okay, so यहाँ पे उसके efforts, यहाँ पे he is thinking about the rewards, and यहाँ पे actually utilizing his strength. So all the three things combined act as a motivation according to scientist sixth theory की तरफ, that is है मैकग्रेगर, साइंटिस्ट डोगलस मैकग्रेगर, थ्योरी एक्स एंड वाई। ये टिपिकली थ्योरी आई थी इन द ईयर 1960, ठीक है, 1960 में। टू डिफरेंट पैरामीटर्स इन विच थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। सो यहाँ पे थ्योरी एक्स जो है दैट इज द नेगेटिव पैरामीटर एंड थ्योरी वाई जो है दैट इज द पॉजिटिव पैरामीटर, एंड इट इज द पैरामीटर्स टिपिकली डिपेंड अपॉन द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, एम्प्लॉय और वर्कर्स के लिए थ्योरी टिपिकली बनाई गई थी फॉर देयर अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिसिपेशन। अब ये यहाँ पे देखिए थ्योरी एक्स इज अ नेगेटिव थ्योरी, यहाँ पे ये सोचा गया है कि अकॉर्डिंग टू नेगेटिव पैरामीटर द वर्कर्स आर द इनहेरिटेंटली लेजी, वो काम करने के प्रति बिल्कुल तैयार नहीं है, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन नो एनी टाइप ऑफ एम्बिशंस, so no any type of responsibility is given to the according to theory X to the workers. So from that point management control is definitely needed into that situation. So this is nothing but the top down theory कि यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट को ही देखना पड़ता है, वर्कर्स एट ऑल नॉट वेल अंडरस्टैंडेबल. And according second parameter is the positive theory. It is also nothing but the theory Y. So according to this, workers are definitely motivated one. They are not self-centered. They are typically taken into consideration about the organization's goal. They are totally ambitious one, motivated one. So here the major responsibility is given towards the worker because they are positive in their manner. So इस हिसाब से यहाँ पे the approach is the bottom down. ठीक है ना, top down नहीं, down up. The approach for the positive theory. So this is theory X, theory Y according to scientist Douglas MacGregor. ठीक है, इसी के अनुसार theory Z प्रपोज की गई बाद में according to scientist Orwix. He proposed theory Z in which we could say it is a connecting link between the theory X and theory Y, that there should be a bonding between, on one hand there is organization and on other hand there is employees. So a strong bonding needed between organization and employees. If it is, then definitely participation from both of the parties could be more. Okay. So friends, now we move on towards the seventh theory of motivation, that is McLeod's need theory. According to that, McLeod is certain criteria, make a criteria. According to that, three different types of parameters are there with concern to McLeod's need. अभी कौन कौन से पैरामीटर है? अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर. अभी देखिए अचीवमेंट मतलब क्या होता है? When an individual satisfy the need, he is achieve something. So he is nothing but a competent. वो competitive बन जाता है. So that according to his efforts. So achievement, that is nothing but the achievement. Second thing is affiliation. Affiliation need. इसका मतलब ये होता है कि when person live in the society, he needs affiliation from the friends, family or from the belongingness. ठीक है, तो जो उसके आसपास से उनका अफिलिएशन उसको चाहिए. सो दैट इज नथिंग बाय मींस ऑफ द सोशल पैरामीटर. ठीक है, एंड थर्ड है दैट इज द पावर. पावर नीड का मतलब क्या होता है? पावर इज डेफिनेटली नीडेड टू इन्फ्लुएंस अदर्स पर्सन, अदर पीपल को इन्फ्लुएंस करने के लिए पावर चाहिए. ठीक है, सो उस हिसाब से ये तीन प्रकार की चीजें मैकलेड्स ने बताई है इन द ईयर 1960. ठीक है, अचीवमेंट, बिकॉज इफ ही इज अचीव, उसने कुछ अचीव किया है तो डेफिनेटली ही अचीव कैसे किया है? बाय मींस ऑफ इट्स एफर्ट्स, और उसके जो एफर्ट्स है वो उसके अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएंगे. सो दैट ही इज अ कॉम्पिटिटिव इन नेचर. अफिलिएशन फ्रॉम द सोसाइटी एंड पावर फ्रॉम द इन्फ्लुएंस. देखिए ये सब चीजें ध्यान में रखने के लिए एक सिंपल तरीका है, दैट इज नीड थ्योरी. तीन प्रकार के नीड की मोटिवेशन थ्योरीज है. फर्स्ट है मैस्लो, उसमें उसने 5 थ्योरीज बताई है. सो ये भी उसी अनुसार आएगा. ठीक है, सो फर्स्ट need theory is according to scientist Maslow.
उसकी 5 प्रकार की नीड्स है। सेकंड इज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अल्डरफर, उसने 3 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मैकलेंड्स नीड थ्योरी, यहाँ पे भी इसने 3 प्रकार के बताए। सो ऑल ये तीनों प्रकार जो है इस पांचों में ही आएंगे। लाइक पावर, यहाँ पे हम बता सकते हैं स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ पे हो सकता है आपका सोशल नीड्स। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज ओके फ्रेंड्स। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 8th थ्योरी दैट इज एडम्स इक्विटी थ्योरी। अब देखिए इक्विटी का अर्थ ये होता है कि ऑल पीपल ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, उनको ट्रीट इक्वली करना है। इसका मतलब ये है इफ सपोज दे आर ट्रीटेड इक्वली देन दे आर मोटिवेटेड इनफ, वो खुद ही मोटिवेटेड हो जाते हैं व्हेन यू शोज पैरिटी। अगर आपने डिस्पैरिटी दिखा दी, आपने इक्वलनेस नहीं दिखाया तो वो मोटिवेट नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई इक्विटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका 2 चीजों पे फर्क गिरता है, दैट इज द इनपुट एंड आउटपुट। इट टिपिकली रिक्वायर एफर्ट्स एंड कॉस्ट फ्रॉम द इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोशल एक्सचेंज फ्रॉम द आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आएगा इनपुट में आएगा आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, योर एफर्ट्स जो वर्कर्स दे पाते हैं, दैट इज इन द इनपुट वन। और आउटपुट में आएगा कि उनको क्या मिलेगा, दैट इज द रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन, social exchange. So these are nothing but in the output source. The theory is proposed in the year 1965 according to scientist Adam. So that's why it is Adam's equity theory, equalness or treating equal to all. तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 9th theory की तरफ, that is Skinner's reinforcement theory. It typically based है on the Skinner's experiment and it is nothing but one of the operant conditioning theory. ठीक है, ये है operant conditioning theory. तो इसमें क्या है टिपिकली, what is the behavior of an individual or of any entity according to the different types of consequences. मतलब किस प्रकार से उसके बिहेवियर में फर्क गिरता है फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये पूरी बातें इसमें बताई गई है। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट स्किनर देयर आर 3 डिफरेंट वेज बाय विच रीएनफोर्समेंट कुड बी पॉसिबल। रीएनफोर्समेंट मतलब क्या करना है हमें, वी हैव टू मोटिवेट द इंडिविजुअल, उसको रीएनफोर्स करना है, इंस्पायर करना है पॉजिटिव, लाइक बाय मींस ऑफ गिविंग एप्रिसिएशन, ग्रेड्स, मार्क्स, रिवार्ड्स। सो दिस इज द टाइप ऑफ पॉजिटिव एप्रिसिएशन। अगर हमने उसको दे दिया तो डेफिनेटली ही इज रीएनफोर्स टुवर्ड्स हिज एफर्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज द नेगेटिव। अब इसमें इसको क्या करना है, ही हैज टू चूज वन कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें से एक कॉन्सिक्वेंसेस डिजायरेबल रहेगी, एक रहेगी अनडिजायरेबल, मतलब दोनों में से उसको एक ही चूज करना है। लाइक सिंपल एग्जांपल, उसको अगर आइसक्रीम खाना है बट इफ सपोज ही टेक द आइसक्रीम देन हिज वेट इज इंक्रीज एग्जांपल के लिए, तो वो आइसक्रीम खाना छोड़ देगा। दैट इज नथिंग बट देयर नेगेटिव, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द पनिशमेंट। अभी देखिए पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि इफ सपोज कुछ लेट कमर्स है, उनको अगर पनिशमेंट दी गई, उनसे सैलरी से कुछ डिडक्शन किया गया, देन डेफिनेटली दैट कुड बी बेनिफिटेड from the both point of view, organization and employee, because he is reinforced from himself, वो reinforce हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, because he has to choose between 2 undesirable consequences। मतलब लेट आना ये एक बात हो गई और सैलरी कट होना ये दूसरी बात हो गई। तो he has to choose between 2 1, 2 है पर दोनों में से उसको तो एक ही चूज करना है और दोनों भी अनडिजायरेबल है, दोनों में भी उसका बेनिफिट नहीं है। सो डेफिनेटली वो लेट आना छोड़ देगा, क्योंकि लेट नहीं आएगा तो उसका सैलरी भी डिडक्ट नहीं होगा। सो दैट इज नथिंग बट द पनिशमेंट पॉइंट, ठीक। और यहाँ पे स्किनर्स ने बात कौन सी बताई है, दैट योर बिहेवियर इट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस यू फेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी लास्ट थ्योरी दैट इज द लॉकीज गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें मेन एम्फेसिस कहाँ पे है, गोल सेटिंग थ्योरी। सो हियर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लॉकी, द थ्योरी प्रिस्क्राइब्ड इन द 1990, इसने क्या कहा है, goal setting is the most important thing, and to set a goal, if we employ or if we make a participation of all the employees, then that could be major benefit। मतलब क्या, गोल सेट करते वक्त हमें ऑल एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को वहां पे टुगेदर गैदर करना है। सो दैट इज नथिंग बट द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में, जो ऑब्जेक्टिव्स हमें सेट करने हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स, और उसी के प्रति हमें पूरा टारगेट वहां पे सेट करना है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स एंड वी हैव टू फॉलो द ऑब्जेक्टिव बाय मींस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट्स। सो दैट इज नथिंग बट द गोल सेटिंग में हमें सभी को पार्टिसिपेट लेके करना है, सो दैट ऑल कुड बी मोटिवेटेड इनफ एंड दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अभी देखिए ये कैसे पॉसिबल है, एमबीए की गोल सेटिंग दैट इज द नथिंग बट टेक्नोलॉजी ऑफ स्मार्ट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यस फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, अटेनेबल मीन्स अचीवेबल, रियलिस्टिक, डेफिनेटली हमारा जो भी गोल है दैट कुड बी अ रियलिस्टिक वन, एंड द गोल शुड बी डेफिनेटली टाइम गोल। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन पार्ट। देखिए फर्स्ट थ्योरी जो हमारी है दैट इज द मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। यहाँ पे 5 टिपिकल नीड्स है उसकी, और जब एक नीड फुलफिल होती है तब सेकंड नीड अराइज होती है। सेकंड वन अल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ। थर्ड वन हर्जबर्ग्स 2 factor theory. First factor is the hygiene factor, leads to job dissatisfaction, and motivation factor leads to job satisfaction. Vroom's expectancy theory, इसमें typically expectancy, instrumentality and valency 3 है. Then fifth one is the McGregor's theory X and Y, in which theory X portrays negative impact and theory Y portrays positive impact of the motivation. Urwick's theory Z, in which there is a balance between, or we could say positive bonding between the employee and organizer or the organization. Then Maclean's need hierarchy theory, in which the major emphasis is on need for achievement, affiliation and power. Then Skinner's reinforcement theory, in which there relationship between the positive reinforcement, negative and punishment. Then Adams equity theory, here major focus is treatment of the equalness. Okay, and last one is the Loki's goal setting theory, here the major emphasis is on the goal setting of the organization. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने टिपिकली 10 प्रकार की थेरीज देखी है. सो आई थिंक द होल सेशन इज यूजफुल टू यू एंड इंपरेटिव टू यू. इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द 10 थेरीज, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका उसको आंसर दे दूंगा. Definitely, I think that could be in a helpful manner to know that how these theory could be related to the motivation impact. जैसे कि हमने बताया कि 3 प्रकार की नीड की थेरी. So इस हिसाब से all session is useful to you. If still it's your first time on my channel, then don't forget to click on like and subscribe button and hit on the bell icon. So be ready for our next session. Thank you.